सोमवार से बुधवार तक इजराइल ने 6 ऐसे देशों पर आक्रमण किया जो मुस्लिम बहुल थे। अचानक से एक नई चर्चा शुरू हुई कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू भस्मासुर बन गए। कम से कम यह शख्स इस शख्स के लिए तो भस्मासुर हो गया है। खुद ट्रंप नेतन्याहू से कह रहे हैं कि बेटा माफी मांगो, लेकिन नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि तुम्हारी डिक्टेटरशिप हम पे चलेगी या तुम्हारे कहने से हम किसी को मारेंगे या किसी को छोड़ देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। कि नेतन्याहू ट्रंप के बीच में चल क्या रहा, अभी प्रेजेंट में सिनेरियो क्या है, इस पर डिस्कस करूंगा। जय हिंद दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, सोमवार से बुधवार तक इजराइल ने 6 ऐसे देशों पर आक्रमण किया जो मुस्लिम बहुल थे। अचानक से एक नई चर्चा शुरू हुई कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू भस्मासुर बन गए। मतलब आपने कभी अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता दूं, भस्मासुर एक राक्षस था जिसको भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर एक दिन चल दिया खुद भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए। तब पता चला कि किसी ऐसे आदमी के ऊपर हाथ रखने से भी कई बार दिक्कत हो सकती है। क्या आप नेतन्याहू को भस्मासुर कह रहे हो? भस्मासुर नहीं कह रहा, उपमा है। मैं जब पूरी कहानी बता दूं तो सोच कर देखना कि मेरी इस कहानी का कहानी के अंत से क्या लेना देना है। तब आप कंपेयर करके पाओगे कि हां, कम से कम यह शख्स इस शख्स के लिए तो भस्मासुर हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, हमला हुआ 5 से 6 देशों पर, जो भी पड़ोसी देश है, जैसे सीरिया, लेबनान, यमन, कतर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, ट्यूनीशिया और गाजा पट्टी को तो आप जानते हो ये फ्लैट कर चुके हैं। इस कतर वाली बात को लेकर खुद ट्रंप नेतन्याहू से कह रहे हैं कि बेटा माफी मांगो, लेकिन नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि तुम्हारी डिक्टेटरशिप हम पे चलेगी या तुम्हारे कहने से हम किसी को मारेंगे या किसी को छोड़ देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। पहली बात तो ये कि नेतन्याहू ट्रंप के बीच में चल क्या रहा, अभी प्रेजेंट में सिनेरियो क्या है, इस पर डिस्कस करूंगा। दूसरा, मैं आज एक बात और करूंगा। देखो, युद्ध ठीक है, अक्टूबर 2023 में हमास के लोगों ने जो इजराइल में किया गलत था। उसके बाद इजराइल ने जो हमास में किया, गाजा पट्टी को फ्लैट कर चुके हैं, 64,000 लोग मर चुके हैं और वहां पर ना तो स्वतंत्र पत्रकारिता की जा सकती है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमास, जो गाजा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि योर एनिमीज हमास, जाओ उसे मारो। हम कहां जाएं? क्यों ये हम कहां जाएं, मतलब कहां भेजने वाले हैं? अब समस्या वहां के लोगों से भी इजराइल को होने लगी है, क्योंकि इजराइल ने जो अपना नया प्लान पेश किया, उस प्लान के हिसाब से उसका कहना है कि फिलिस्तीन नहीं बनेगा, फिलिस्तीन का अस्तित्व हम रहने नहीं देंगे। क्या है पूरा माजरा, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मेरे प्यारे साथियों, बेंजामिन नेतन्याहू और इनके विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि हमास की लीडरशिप पूरी दुनिया में कहीं हो, हम चुन के मारेंगे। या तो आप उनको खुद निकाल दो, वरना हम ढूंढ लेंगे और हम मारेंगे। और मुझे इस मामले में कोई शक नहीं है यहूदियों पर, और मुझे कोई शक मोसाद पे नहीं है, ना मुझे कोई शक इजराइल डिफेंस फोर्सेस पे नहीं है कि वो ऐसा कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज और भी समझिए, कई बार अति हो जाती है। जब ये पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, ठीक है, रूस यूक्रेन रुक नहीं रहा है, चीन की अलग कहानी चल रही है, नेपाल को देख लो, इधर इजराइल और हमास से शुरू हुई ये जंग पूरे उस क्षेत्र में फैल चुकी है। अब तो अफ्रीका तक मार कर, ट्यूनीशिया अफ्रीका का देश है, वहां तक भी हमले किए, ठीक है। उधर पुतिन, ट्रंप, कुल मिलाकर बात यह है, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस में देख लो क्या हो रहा है। जब पूरी दुनिया इस ढेर पे बैठी हुई है कि कल खत्म हुई और आज खत्म हुई, मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइए, चूक होने में कितना समय लगता है? अभी किसी आदमी का दिमाग फिरने में, ट्रंप जैसे 2-4 आदमी और हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी दुनिया का। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमें इस बात को समझना जरूरी है कि क्यों ये इस समय पूरी दुनिया की राजनीति, जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। आज का हमारा कंसर्न कतर को लेकर भी है। कतर जो भारत का एक अच्छा देश है, अच्छा दोस्त देश है, हमारी बहुत सारी प्रोजेक्ट, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, हमारे बहुत सारे लोग, और दोस्ती भी अच्छी खासी है। कई बार लोग कहते हैं कि जी क्या मोदी जी या बीजेपी? ना, मोदी बीजेपी इस समय नहीं है प्रश्न इस समय भारत और कतर की दोस्ती का है। और कतर में बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके के गोले बरसाए, कहानी उस बात को लेकर भी है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। कतर एक ऐसा देश है जहां पर बहुत, जैसे हमास का भी हेड ऑफिस वहीं पर है, बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं, क्योंकि मिलिटेंट ग्रुपों की कहानी है कि कोई मानता कोई नहीं मानता। कोई कहता कि हमारे देश के ये मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन फिर भी बातचीत तो हर समस्या का हल है, अंत में होनी बातचीत ही है। और मैं एक बात कहता हूं कि समझौते की नियत होती है आदमी की। जिस आदमी को यह होता है कि भाई मुझे समझौता करना, वो आदमी कर लेगा। जिसको यह है कि जाऊंगा, देखूंगा, बात करूंगा, तब सोचूंगा, समझौते होने के चांस नेग्लेजिबल होते हैं। तो कतर में एक प्लान पेश किया हुआ है अमेरिका ने, जो गाजा पट्टी
और हमास और इनके बीच में जो सेटल डाउन करने के लिए हमास और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में कि भाई मेरी तरफ से ये प्लान है, इस पर बात करो आप, और हो सकता है आपके बीच में शांति हो जाए, क्योंकि नोबेल प्राइज की जो चाहत ट्रंप साहब की है वो बलवती है एकदम। और जिस समय इलेक्शन ये जीते भी नहीं थे, इन्होंने तभी कह दिया था कि जीतने दो मुझे, 5-7 दिन में रुकवा दूंगा। माशाअल्लाह 5-7 दिन तो छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी खुद की भी अब नहीं चल रही है और चल इनके देश में भी नहीं रही है। अमेरिका में भी एक घोर संकट आने का दस्तक धीरे धीरे दे रहा है। इस आदमी के खिलाफ लोग सड़कों पर आएंगे, ये सन की आदमी है, ठीक है। अच्छा, वापिस आते हैं मुद्दे पर। तो कतर में चल रही थी बैठक में सभी लोग इस बात को डिसाइड कर रहे थे कि भाई ये जो प्लान आया है इस पर हम कैसे बात करें। तभी से गड़गड़ाते हुए हवाई जहाज आते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के और गोले बरसाते हैं। गोले बरसाने के ऊपर टारगेट था ये अलहिया, ठीक है, खल अलहिया या अलहिया इसका नाम है। ये इस समय हमास का मुखिया है। हमास की पूरी लीडरशिप को इजराइल डिफेंस फोर्सेस खत्म कर चुकी हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह को जिस तरीके से मारा पेजर ब्लास्ट करके, आज यहां ना सही कहीं और, मैंने पूरी बात आपको बताई थी कि पेजर ब्लास्ट करके कैसे मारा। हमास की पूरी लीडरशिप चाहे वो सुरंग में भी घुस गई हो, उसको वो खत्म कर चुके हैं। कहीं भी कोई अपनी अंगड़ाई ले रहा बालकनी में तो एक जहाज आया फट से मार के चला गया। अब इस आदमी के हाथ में हमास की जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उसकी कमांड है। बातचीत चल रही थी, अचानक से हमला हुआ और हमले बताया ये तो बच गया लेकिन इसका बेटा मर गया। साथ ही साथ और भी बहुत सारे देशों जैसे लेबनान का एक गुट है हिजबुल्लाह में भी कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा। लेबनान के हिजबुल्लाह को समाप्त कर चुके हैं। हमले साथ में यहां भी हुए, सीरिया पर भी हुए और अफ्रीकन देश ट्यूनीशिया में भी। इन सब हमलों की तस्वीरें आप देख सकते हो, जिन तस्वीरों को अल जजीरा के माध्यम से लिया गया है। इजराइल अटैक 6 कंट्रीज इन 72 आवर्स। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस व्यक्ति की हो रही है, जिस देश की हो रही है, वो हो रही है कतर की। और चर्चा इस कदर है कि मोदी जी को भी एक ट्वीट करना पड़ा। पीएम मोदी ने कतर के शेख तसीम से बात की कि भाई हम ये निंदा करते हैं, ये जिस प्रकार से इजराइल ने तुम्हारे ऊपर हमला किया हम इसकी निंदा करते हैं। बाकी लोगों के हमले की निंदा की चिंता नहीं है क्या मोदी जी को? बाकी की चिंता और बहुत लोगों को है, दिखा दो। और बहुत लोग इनकी चिंता करने वहां पहुंच गए हैं। बाकी इन लोगों की चिंता मैं बताऊंगा कि करके मुद्दे पर आता हूं, जरा समझिए। तो क्या भारत और इजराइल के बीच में संबंध पहले जैसे नहीं रहे? अरे आप सर इजराइल को तुम दोस्त बताते थे, आज इजराइल के हमले की निंदा हम क्यों कर रहे हैं? भैया एक बात समझिए, आप इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझो। पहली बात तो कतर खुद परेशान है कि मेरे ऊपर क्यों हमला कर दिया। भैया मैं तो तुम लोगों की बातचीत ही करा रहा हूं, कतर मीडिएटर है। और रही बात है कि तुम्हारे देश में थे, माशाअल्लाह यार कैसी बातें करते हैं आप। अरे भैया एक बात तो बताओ, मान लो तुम इन्हें अपने देश में टिकने नहीं दे रहे, ठीक है, तुमसे ये बात करना चाहते हैं, कहीं तो इन्हें कुर्सी मेज मिलेंगी। वो कुर्सी मेज मैंने दी हुई है। तुम्हें पता चला कि ये हमास का मुखिया यहां पर है, तुमने एयर स्ट्राइक कर दी, तुमने गोले बरसा दिए। ये तो मेरे देश की संप्रभुता का सवाल है, तुम कैसे घुस आए? तो एक तो ये बात। दूसरा, आप ध्यान करो, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को कतर के इन शेख साहब ने एक हवाई जहाज गिफ्ट किया था, 3400 करोड़ रुपए कीमत थी। और मुझे यह वाक्य इसलिए भी रोचक वाक्य है, उसके कुछ दिन बाद जब रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के हैं राष्ट्रपति, वो ट्रंप से मिलते हैं। ट्रंप ने कहा कि इधर आओ रामाफोसा, तुम्हारे देश में गोरे लोगों पर अत्याचार होते। बोले कहां होते अत्याचार? ए बेटा जरा फिल्म चलाओ। तो फिल्म चला के दिखाएगी। बोले तुम्हारे पास कहां से तस्वीरें आई? हमारे पास तो ये नहीं है, हमसे पहले पहुंच गई क्या? बोले नेतागिरी ना करो, तुम्हारे देश में हमारे गोरे लोगों पर अत्याचार हो रहा। बोले भैया देखो, पहली बात तो मुझे पता नहीं है, और दूसरी बात मुझ पर अकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे को खुश करने के लिए कतर की तरह 3400 करोड़ रुपए का जहाज नहीं दे सकता। कतर के शेख की ट्रंप से दोस्ती है, इधर इजराइल से भी दोस्ती है। यह कैसी दोस्ती है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर फटाक से हमला कर दिया। बेचारा अमेरिका परेशान है। उन्होंने कहा कि भैया नेतान्याहू माफी मांगो यार, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो कि ये कतर भी कहां चला जाए? कतर भी रूस के पाले में चला जाए, जो कि जाता हुआ दिख रहा है। रूस ने कहा कि यह क्या तरीका हुआ, आप किसी दूसरे देश में घुस के चले गए। बात बड़ी संगीन है। और कतर भी नाराज है। कतर के कहा जा रहा है कि उन्होंने तो ट्रंप को फोन किया कि भाई साहब ये बताइए रिलेशन कैरी करने हैं कि नहीं करने हैं? ये तो बदतमीजी है सरासर हमारे साथ जो तुमने की करवाई है। बोले भैया हमने नहीं करवाई, मैं तो खुद इससे कह रहा हूं बच्चा माफी मांग ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेतान्याहू किसी प्रकार का माफी देने के मूड में। उल्टा इनका ये स्टेटमेंट है, हमारे दुश्मनों को या तो आप बाहर निकालो वरना हम ठोकेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? इसी बीच भारत का भी रिएक्शन आया। लोगों ने कहा कि भारत की जो है फॉरेन पॉलिसी शायद बदल गई है, क्या दिक्कत आ गई है क्या भारत इजराइल संबंध में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किस बात को लेकर कहा। देखो संप्रभुता हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है भैया। आजादी का ऐसा गुलामी का ऐसा दंश झेला है हमने, संप्रभुता हमारी बड़ी चीज है।
कतर में अगर इजराइल डिफेंस फोर्सेस घुसी हैं, कहा यह भी जा रहा है कि उनको फ्यूल जो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के फाइटर प्लेन ने दिया था। चलो वो तो एक अलग बात हो गई कि संप्रभुता हमारे लिए बड़ी चीज है। किसी भी देश में घुसकर अगर कोई देश हमला करेगा तो हम उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात ये, हम एक इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना रहे हैं जिसके लिए कतर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, ये वही रास्ता है जो रास्ता जवाब है चीन के BRI प्रोजेक्ट का। अरे भैया, चीन ने पूरा घेरा हुआ है सब कुछ। हमारे समान एक, जिसको मोतियों की माला की नीति कहते हैं, मोतियों की माला की नीति कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मोतियों की माला की नीति, सब जगह चीन का माया जाल है। हम भी कह रहे हैं हमें भी अपना व्यापार बढ़ाना है, तो हम अपने व्यापार को मध्य कहां तक ले जाएंगे, यूरोप तक लेके जाएंगे। उसमें कतर एक इंपोर्टेंट है, फिर एक कच्चे इंपोर्टेंट है, फिर कच्चे तेल का मामला तो बनता ही है। हम कतर से बहुत कुछ लेते हैं। चलिए, ये इन सब बातों को इग्नोर मारो, लेकिन संप्रभुता हमारे लिए बड़ी चीज है। और मैं बता दूं, इसको भी आप बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत और इजराइल संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि संप्रभुता के सम्मान करना हमारी विदेश नीति का इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, अब क्या कहानी है, ये सब हो गया, तो अब इन बातों से चिंताएं इस बात की साफ जाहिर हो रही हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इन्होंने कहा माफी मांगो, माफी मांगने के उद्देश्य से हमें लगते नहीं। अब तुम नेतान्याहू के बयान सुनिए, देखो आपको पता चलेगा कि वहां हो क्या रहा है। एक मिनट के लिए देखिए, शुरुआत में जब हुआ, जब अक्टूबर में ये सब घटनाएं हुई, तो इन सब घटनाओं के चलते सबके मन में एक सिंपैथी थी कि हमास ने ठीक नहीं किया है, हमास के ये आतंकवादी हैं। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति तुम्हारे लिए आतंकवादी हो सकता है, मेरे लिए जरूरी नहीं है सबके लिए आतंकवादी हो। पहले तो आप अपना ये क्लियर रखना। तो हमास के आतंकवादियों ने गलत किया, ये हम भी मानते थे कि भाई गलत तो इन्होंने किया है। उसके बाद क्या हुआ, गाजा पट्टी को पूरी तरीके से फ्लैट कर चुका, 64,000 लोग मर चुके हैं। ठीक है, यमन के प्रधानमंत्री जो हूती विद्रोह, उनको आपने अभी मार दिया। देखिए, एक चीज समझो ना आप, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, मेरे मन की भावनाएं समझो। मेरे मन की भावना ये है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो आधी रोटी पे दाल ले लेते हैं। आधी रोटी पे दाल समझते हो, हमारे गांव में कहा जाता है कि मान लो जिस आदमी को मतलब भी नहीं है ना, उसे मजे लेने के लिए वो भी कहता है कि हाँ 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 हमने भी सुना था ये। तो आधी रोटी पे दाल लेने वाले लोग बहुत हैं यहां। इनमें से ये दो चचा देखो, एक हमारे ये चचा हैं, ये तो माशा अल्लाह, इस आदमी को क्या बोले, चवन्नी की बुद्धि नहीं है, कोट पैंट भी इस पर सूट नहीं करते, तू तो कमीज पैंट पहन के ऐसे घूम हमारी तरह। ठीक है, ये रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये कह रहे हैं सारे मुस्लिम राष्ट्रों को एक हो जाना चाहिए। और इतनी बड़ी बात शहबाज शरीफ को लगी कि दलाली करने फिर वहां पहुंच गए। अभी ये कहां गए हुए हैं, कतर पहुंच गए। बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। देखो भैया, इस बात से अलग हटके एक चीज समझो आप, इजराइल को यह समझना पड़ेगा, इजराइल को यह समझना पड़ेगा, ट्रंप को समझ में आ चुके कि बात उसके हाथ से निकल गई है। ठीक है, इजराइल सुनने वाला नहीं है। ठीक है, और किसी एक जहाज जिस पर इजराइल ने हमला किया है, उस जहाज पर इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ था। तो सीधी सी बात यह है दोस्त कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं मिस्टर नेतान्याहू साहिब कि आपकी ये सब लोग एक हो जाएं? क्या आपकी ये चाहत है? ये चाहत है क्या? देखिए, आप थोड़ा सा आप इंसानियत के नाते पे समझिए, गाजा पट्टी में बचा क्या है, और गाजा पट्टी में क्या बचा है, इस बात का एक और मैं तुम्हें अभी स्टेटमेंट दिखाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले की, जब ये वीडियो सेशन में रिकॉर्ड करूं, 2 घंटे पहले की न्यूज सुनो। वर्ल्ड अपडेट ये था, नेतान्याहू बोले नहीं बनेगा फिलिस्तीन देश, अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। वेस्ट बैंक और E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। E1 सेटलमेंट का मतलब है कि गाजा पट्टी में हम ही बसेंगे, हम ही बसाएंगे, और ये जितने भी लोग हैं ना, बाकी जो वहां पर रह रहे हैं फिलिस्तीनी, इनको साउथ में धकेलो, इनको साउथ में धकेलो, और वेस्ट बैंक को इस तरीके तोड़ मोड़ देंगे कि फिलिस्तीन बन ही नहीं पाएगा। अरे भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं मानता हूं आपकी संप्रभुता है, आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, बट यार एक चीज तो समझिए, 1948 में जब स्टेट ऑफ इजराइल बना, जब फिलिस्तीन की जमीन काट के इजराइल को दी गई, यहूदियों को कहना था कि जमीन हमारी ही थी। आप क्यों एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि जब एक फिर से एक एंटी ज्यूज सेंटिमेंट क्रिएट हो जाए? क्यों एक नफरत? मतलब यह है कि क्या, अब आपका एक सवाल होगा, गुरु जी चाहते क्या हो? सहन करते रहें? ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। अब 2 मिनट के लिए न्यूट्रल फेस पाके सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा। क्यों बातचीत को तरजीह नहीं दी जा रही? कतर की क्या गलती थी? आज तो मैं कतर के साथ खड़ा हूं भैया, खुल गए। क्या गलती थी? तुम्हारे साथ मध्यस्थता की, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें युद्ध रोकना चाहता हूं, ये मेरी गलती है। और तुम नहीं, अच्छा यार तुम कहते हो कि बातचीत होगी, अच्छा तुम ये भी कह दो कि अरे तुम जाओ बाहर निकलो, उसके लिए क्या एग्रीमेंट करेंगे? चाचा एग्रीमेंट के लिए तो जगह चाहिए बैठने के लिए जिस पे साइन होंगे। अभी साइन करना आते हैं। अब मुझे बताओ, तुमसे कौन बातचीत करना चाहेगा बाबा? कौन बातचीत करना चाहेगा? कुल मिलाकर बात यह है, अब मसला इन दोनों का है, ये रे ये रे ये रे।
ठीक है, ये जो जितना बुरा ये मुंह बनाता है ना ये आदमी, इतना बुरा इसका दिमाग है, ठीक है, मुझे तो इस पर कई बार मिसमिसी आती है। ये इतना बेकार आदमी है, मैं इसको क्या बोलूं। उम्र का तगाजा है तुम पे चाचा, ठीक है, और तुम छोड़ो, बुढ़ऊ से निकालने के लिए ही नेपाल में हुआ है, कुछ तुम्हारे साथ भी किसी दिन ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, कि बुढ़ों से निकाल के दिमाग पता नहीं कैसे काम कर रहा, कौन इनके सलाहकार हैं, इन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया। पहले तो बोल दिया कि तुम करो, तुम्हें आत्मरक्षा का अधिकार है, अब ये रुकने वाला नहीं है शख्स। इजराइल के विरोधी हो क्या? विरोधी नहीं हो यार। एक बात तो सोचिए, आप गूगल किया करो, किस तबाही की तर्ज पर जीत चाहिए हमें। मेरे चारों तरफ खून का दरिया, या खुदा मुझे और क्या देखना पता है। क्या कहूं बताओ, क्या कहूं, क्या कहूं बताइए, कहना तो पड़ेगा। तो मेरा कहने का अर्थ है, आपने हो सकता है आपके ऑपरेशंस ठीक हो, आप हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप आप खत्म कर चुके हैं, आपको शायद लगा हो ट्यूनीशिया में भी कुछ नेता हैं, आपको लगा हो कतर में भी हैं, यमन में है, यमन में हूती विद्रोही हैं, आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया में और भी कहीं हो सकते हैं, तो क्या करोगे? वहां भी घुसोगे? बाबा किसी दिन इस बात पर बहुत कड़ी बात होने वाली है, ये देख लेना आप, बहुत मजबूत झगड़ा होगा इस बात में। तो मेरे प्यारे साथियों, इस समय चाहे ट्रंप, चाहे जैसे भी शख्स हैं, कुछ ताकत तो रखते ही हैं पूरी दुनिया में। ट्रंप, पुतिन, मोदी जी, शी जिनपिंग, ईरान, हमास के नेता, भैया बैठो एक जगह और एक सेटलमेंट करो, एक सेटलमेंट करो। लेकिन ये जो नरसंहार चल रहा है ना यार, जब आम लोग मारे जाते हैं दिल में टीस उठती है भैया। आम लोगों के लिए नहीं। मैं जब ये शुरू हुई तो नो डाउट यार, इसराइल में जो वो बहुत दुख था, वो लोग जश्न मना रहे थे, बड़ा दुख हुआ। लेकिन हमास में जो छोटे छोटे बच्चों के, यार इसके आगे कुछ नहीं है कहने को है ना, इसके आगे कुछ सुनने को है। क्या उनकी क्या गलती है उन बच्चों की, उन मासूमों की यार? क्यों हम बातचीत के रास्ते से भटक रहे हैं? क्यों ये बातचीत के रास्ते के माध्यम से इस विवाद को नहीं सुलझाया जा सकता? और नहीं सुलझा सकते तो एक ही बात कही जाएगी कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 के बिल्कुल गेट पर खड़े हो, आप गेट पर खड़े हो। ये एक चिंगारी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो लोग ये कहते थे कि अचानक से हुआ, अचानक से नहीं हुआ। तो पता चलता था कि जो बिस्मार्क था, जिसे गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है, कि धीरे धीरे जब होता यह कि जब अचानक से युद्ध शुरू हो जाता है ना, तो उसके पीछे छोटी छोटी घटनाएं वे वर्ल्ड वॉर के कारण के रूप में गिनी जाएंगी। ये सब वर्ल्ड वॉर के कारण बन जाएंगे भैया। और मैं बता दूं, ये आदमी जो है ना, 2-4 आदमी ऐसे अवसरवादी हैं, वो इस तरीके से भड़का देंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अरे वो तुर्की के हैं, अर्दोआन साहब, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का एक ऐसा नारा चलेगा ना, क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए स्ट्रेटजिकली कुछ है नहीं, तो फिर वही होगा, वही होगा जो मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आप लोग आतंकवाद कहोगे, वही होगा फिर। और भैया सब पिसेंगे, ठीक है? तो बातचीत होनी चाहिए। आज थोड़ी सी मानवता के दृष्टिकोण से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मानवता वाली बात है। ये यहाँ पर इजराइल के आत्मसम्मान, ठीक है आप अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने ही टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं तो ये सुनिश्चित करिए मासूम कोई ना मारा जाए। तब मैं आपको भी सलाम करूंगा, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी और आपकी डिफेंस फोर्सेस को भी।